हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन के पार्ट हम आज चैप्टर एटम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एटम को समझने के लिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। An alpha particle of 10 mega electron volt is moving forward for an head-on collision. What will be the distance of the closest approach of nucleus of the atomic number Z is equal to 50? तो यहां अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी Z is equal to 50 न्यूक्लियस के साथ मिलके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको बोला गया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K टाइम्स 2E इंटू 50E डिवाइडेड बाई R। तो अगर हम R को सब्जेक्ट बना लें तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 times 2 into value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 50 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 10 मेगा की वजह से 10 raised to 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 into 10 to the power minus 19। अब यहां से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को कैंसिल कर लेते हैं और वैल्यूज को रीअरेंज करते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू बनता है, 9 टाइम्स 1.6 दैट इज 14.4 इंटू 10 रेज़्ड टू 9, 2 टाइम्स 50 दैट लीड अस टू 10 रेज़्ड टू 2 दैट इज 100 यानी कि प्लस 2। अब 10 रेज़्ड टू माइनस 19 है इसलिए माइनस 19 पावर लेनी पड़ेगी और डिवीजन से 10 रेज़्ड टू 1 एंड 10 रेज़्ड टू 6 यानी 10 रेज़्ड टू 7 ऊपर आएगा तो माइनस 7 बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा प्लस 9 एंड प्लस 2 दैट इज 11 एंड 11 में से हमें माइनस 19 और माइनस 7 को हमें इसमें ऐड करना है। तो कुल मिला के वैल्यू बनेगा 9 प्लस 2 इज 11, 11 माइनस 19 दैट इज माइनस 8 एंड ओवरऑल आंसर बन जाएगा माइनस 15। तो इस वजह से ये वैल्यू बनेगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। अब हम चाहें तो एक पॉइंट और शिफ्ट कर सकते हैं और ये वैल्यू बनेगा 1.44 into 10 to the power minus 14 meter. So A is a correct option. The potential energy of electron in hydrogen atom is minus E square divided by 8 pi epsilon 0 R. Then what is kinetic energy? यहां एक गोल्डन स्टेटमेंट हमें याद रखना होगा, काइनेटिक एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव टाइम्स हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये होगा माइनस ऑफ माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स आर होल डिवाइडेड बाई 2 यानी कुल मिला के हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर divided by 16 times pi epsilon 0 r. So D is a correct answer among all possible options. According to Bohr hypothesis, the angular momentum of electron in any stationary orbit of a radius r is proportional to. दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π फॉर्मूला को फॉलो करता है और रेडियस R n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई E स्क्वायर m फॉर्मूला को फॉलो करता है। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं R is proportional to n square।
और एल्स n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। C करेक्ट ऑप्शन होगा। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज r। व्हाट इज द रेडियस इन अ थर्ड ऑर्बिट? सो हाइड्रोजन एटम में रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो अगर हम रेशियो निकाले r3 बाय r2 का तो हमारे पास आंसर बनेगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो r3 का वैल्यू हो जाएगा 9/4 टाइम्स r, जो होगा 2.25 टाइम्स r। B is a correct answer here. The ratio of energies of electron in first excited state to its second excited state in a hydrogen atom is। तो energy of hydrogen atom is equal to 13.6 electron volt by n square। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी की बात हो रही है, जो होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं यानी n इज इक्वल टू हमें 3 लेना होगा, दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें रेशियो बोला गया है फर्स्ट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज E2 डिवाइडेड बाय E3। सो ये रेशियो आएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो ये E2 बाई E3 वैल्यू जो है ये हो जाएगा 9/4। C is a correct answer. What is the angular momentum of electron of Li atom in n is equal to 5 orbit? Angular momentum of an electron follows formula L is equal to NH divided by 2 pi. So n is equal to 5 and the value of h is 6.625 into 10 to the power minus 34 divided by 2 times 3.14। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले तो 2 and 3.14 and 6.625 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो नियर अबाउट हमारा आंसर आना चाहिए 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जो हमारा ऑप्शन ए इंडिकेट करता है। In hydrogen atom, the radiation emitted is found to be ultraviolet region due to a transmission between n is equal to 4 to n is equal to 3. During which of the following transmission will the light emitted be infrared region? जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट करेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज करेगा, तो ए आंसर नहीं हो सकता। जब ये किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम को रिलीज करेगा, तो आंसर सी भी नहीं हो सकता। यहां पर भी थर्ड से 1 में ट्रांजिस्ट करेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में कंसीडर किया जाएगा। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी। The wavelength of first line of Lyman series is lambda. The wavelength of first line of Balmer series is। अब लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला है 1/λL इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए बात की गई है इसलिए हमें जस्ट बाद वाला नंबर लेना होगा, यानी कि r टाइम्स 1/1 माइनस 1/4, या फिर इसे हम कह सकते हैं 1/λL is equal to r times 4 minus 1, that is 3 divided by 4, or else we can write it as lambda L is equal to 4 divided by 3r। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए हम कह सकते हैं 1/λB is equal to r times
1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, या फिर इसे लिखा जा सकता है r टाइम्स 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, या फिर 1 बाई लैम्बडा बी इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 36 times r, or else lambda b can be taken as 36 divided by 5r. अब हमें सीधा कंपैरिजन करना है, तो हम लैम्बडा बी से लैम्बडा एल को डिवाइड कर देते हैं। तो लैम्बडा बी होगा 36 डिवाइडेड बाय 5r टाइम्स लैम्बडा एल विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3r। अब यहाँ 4 और 36 को कैंसिल करते हैं, तो ये 9 टाइम्स 3 बचेगा दैट इज 27, r और r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 27 डिवाइडेड बाई 5। अब लैम्बडा एल खुद लैम्बडा है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा बी इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स लैम्बडा। तो आपका आंसर ए करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। द डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ऑफ line with maximum and minimum wavelength of Balmer series of hydrogen atom is blank meter inverse. So in Balmer series, wavelength is given by formula 1 by lambda is equal to r times 1 upon 2 square minus 1 upon n square. If we take n is equal to 3, we get lambda is equal to lambda maximum. So we get maximum wave number as 1 by lambda maximum is equal to r times 1 by 2 square that is 4 minus 1 by 3 square that is 9, or else 1 by lambda maximum that can be written as r times 9 minus 4 that is 5 divided by 9 times 4 that is 36. Similarly, if we take n is equal to infinity, we get lambda is equal to lambda minimum. So 1 upon lambda minimum that can be written as r times 1 by 2 square that is 4 minus 1 by infinity. So that is equal to r by 4. Now, if we are interested to get difference of this wave number, so this can be written as 1 by lambda minimum minus 1 by lambda maximum that is equal to r by 4 minus 5r by 36. So, if we divide and multiply by 9, we get 9r by 36 minus 5r by 36. This leads us to 4r by 36, or else r by 9. And as value of r is given, if we substitute value of r, that is 1.097 into 10 to the power 7, and if we divide this by number r, we get the answer is 1.219 into 10 to the power 6 meter inverse. So the correct answer is option A. For the first orbit of hydrogen atom, the minimum excitation potential is, so hydrogen atom के लिए first orbit का energy है E1 is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है minus 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू बनता है minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकालें तो ये होगा
-3.4 plus 13.6. So that leads us to the answer as 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो सही जवाब है ऑप्शन सी। Photon with energy 12.09 electron volt strike hydrogen atom in a ground state and give its all energy. Hydrogen atom is excited to blank state. यहां ग्राउंड स्टेट में घूमने वाले किसी इलेक्ट्रॉन को 10.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी फोटोन की वजह से मिलती है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट करता है। अब ये कहां जाएगा, ये हमारा सवाल है, ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी होता है En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में कुछ और एनर्जी मिल जाती है तो ये एनर्जी हो जाएगी E1 प्लस एक्सटर्नल एनर्जी दैट इज 12.09 that is equal to -13.6 plus 12.09 which lead us to the value of -1.51। अब ये हम En के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि -1.51 that is equal to 13.6 divided by n²। यानी अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि n² इज इक्वल टू 9 आता है, यानी कि n इज इक्वल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट करता है। अब यहां कई बार बच्चे गलती कर देते हैं थर्ड ऑप्शन देख के इसी को ऑप्ट करने की। यहां हमें क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है एटम इज एक्साइटेड टू, तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट है लेकिन ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कंसीडर किया जाएगा। जैसे सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। सो सी इज अ करेक्ट आंसर among all option. In hydrogen atom, an electron make a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2 state in a time interval of 1.2 into 10 raised to -8 second. Calculate the average torque in Newton meter acting on an electron during this transition. अब यहां पर हम देखेंगे कि टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर्मूला से दिया जाएगा। अब थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है इसीलिए L3 माइनस L2 और यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे और जैसे आप जानते हैं L इज इक्वल टू NH/2π। सो थर्ड में से सेकेंड में ये ट्रांजिशन हो रहा है इसीलिए 3 माइनस 2 टाइम्स H डिवाइडेड बाई 2π एंड डिवीजन में जो टाइम है वो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे H का वैल्यू है 6.625, 3 माइनस 2 के वैल्यू जो है वो 1 बचेगी एंड H का वैल्यू हो गया 6.625 इंटू 10 रेज़ टू -34, डिवीजन में 2, पाई का वैल्यू 3.14 और डेल्टा टी का वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू -8। जब हम ये सारे नंबर्स को सॉल्व करते हैं हमें आंसर मिलता है 0.879 इंटू 10 टू द पावर -34 और डिवीजन का जो -8 है वो ऊपर जाने पर +8 बन जाएगा और कुल मिला के इसका टोटल बनेगा 10 रेज़ टू -26। तो ओवरऑल आंसर बनेगा 8.79 इंटू 10 रेज़ टू -27 न्यूटन मीटर। तो सारे ऑप्शन में डी ऑप्शन सही जवाब है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज मिनिमम। अब देखिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉलोज फॉर्मूला r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई z e स्क्वायर m। अब अगर कंपेयर किया जाए तो रेडियस जो है वो एक तरह से कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और गिवन सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर mg का है। सो b इज अ करेक्ट आंसर इन अ गिवन क्वेश्चन। The ionization potential of hydrogen ion A and B are Va and Vb respectively. Now if Vb is greater than Va, then अब यहां पर हमें पहले से ही बताया गया है Vb is greater than Va। अब Vb का वैल्यू क्या होता है, KQ divided by Rb, which is greater than KQ divided by Ra। और जैसे ही हम K और Q को कैंसल करते हैं, ये बन जाएगा RA इज ग्रेटर देन RB, और एल्स RB इज लेस देन RA। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन A सही जवाब है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिटरमाइंस ब्लैंक प्रॉपर्टी ऑफ अ टारगेट। एटॉमिक नंबर इज अ करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ कुलिच ट्यूब इज 10⁵ वोल्ट। द स्पीड ऑफ एक्सरे प्रोड्यूसेस। अब ये एक ट्रिकी सवाल है जिसमें आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ कुलिच ट्यूब दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमें फोकस करना है स्पीड ऑफ एक्सरेज। तो स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मे बी एक्सरेज, इट मे बी गामा रेज, इट मे बी इंफ्रारेड, इट मे बी अल्ट्रावायलेट, इट कैन बी एनीथिंग। ये सारे वेव्स का स्पीड एक ही होता है, 3 × 10⁸ meter per second. D, Delhi is a correct answer. A hydrogen atom absorbs 12.2 electron volt of energy and excited to higher energy level. How many photons are emitted during the downward transition? Assume during each downward transition one photon is emitted. तो जब हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से स्टेट में जाएगा। जैसे ग्राउंड स्टेट में इसका एनर्जी होता है 13.6, लेकिन जैसे ही इसे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, तो अब इसका ओवरऑल एनर्जी हो जाता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि इस केस में जो n स्क्वायर है इसका वैल्यू आएगा 9, या फिर n इज इक्वल टू 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके थर्ड ऑर्बिट में गया है। अब थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो सीधा ही थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा और एक फोटॉन रिलीज करेगा, या तो फिर थर्ड से सेकेंड में और सेकेंड से फर्स्ट में आके 2 नए फोटॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज अ एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि या तो ये एक ही फोटॉन रिलीज करेगा या तो फिर ये 2 फोटॉन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम consist of particular frequency of radiation, consist of continuous light, consist of light possesses continuous wavelength, consist of closely spaced lines called bonds। तो यहां पर B, C और D ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सो ये A ऑप्शन सही गिना जाएगा। The spectral line of Pfund series is in which region? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाइमन सीरीज की जो लाइंस होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, जबकि बामर सीरीज की लाइन जो होगी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगी, और पास्चेन, फुंड एंड ब्रैकेट सीरीज
सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में आएगी। तो यहां पर हमें याद रखना है फुंड सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। During which of the following orbit in which the electron make transition so that Lyman series obtain in hydrogen atom? तो लाइमन सीरीज तभी ऑब्टेन होती है जब इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी आउटर ऑर्बिट से वन ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। तो यहां पर देखिए और हमारा कौन सा ऑप्शन इस बात को सपोर्ट करता है। From higher orbit to the first orbit, yes, A can be the answer. From higher orbit to the second orbit, no, then it shows Balmer, so B cannot be the answer. The first orbit to the higher orbit, this cannot be the answer. And from second orbit to the higher orbit, this also cannot be the answer. Which series of hydrogen spectrum lies in a visible region? Balmer series. In hydrogen atom, which spectral lines are emitted when electron experience transition from n is equal to 2 to n is equal to 3? तो हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन अपने सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, ये तभी पॉसिबल है जब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहीं से रिसीव करता है और वो थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो लाइन मिलेगी वो एब्जॉर्प्शन लाइन होगी। तो एमिशन लाइन हो नहीं सकती, इसलिए ए और सी हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ये कौन से स्पेक्ट्रम में कंसीडर किया जाएगा? तो ये सेकेंड और थर्ड के बीच में होने की वजह से इसे बामर सीरीज कंसीडर किया जाएगा, इसलिए बी भी ऑप्शन हो नहीं सकता। सो एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ बामर सीरीज इज अ करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन इन अ एटम आर हेल्ड इन एटम ड्यू टू, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कूलम फोर्स की वजह से होता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अपने साथ रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट बंधे होते हैं, और वांडरवाल फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल्स को बाउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इन हेड ऑन कोलिजन इज 0. As the value of impact parameter is larger, the scattering angle is smaller. Due to the occurrence of transition of electron in hydrogen atom, blank radiation can't be emitted. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पॉसिबल है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी पॉसिबल है और विजिबल लाइट भी पॉसिबल है, लेकिन गामा रेडिएशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पर डी इज अ करेक्ट आंसर। Which one of the wavelength of line in a Balmer series is maximum? Answer is H alpha line. In Rutherford model of atom, for the electron to revolve around the nucleus continuous radiate energy, then the electronic orbit should remains. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है और वो अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत लूज करता है, तो हर राउंड में उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाके खत्म कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को। तो ये एक तरह से अनस्टेबल एटम, और ये जो शेप है इसे स्पाइरल शेप कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, Rutherford model of atom was unable to explain stability. That's why such model are called unstable model. B is a correct answer. Rutherford's alpha scattering experiment concludes that अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार पता चला कि पूरा जो मास होता है एटम का वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि ऑप्शन सी, देयर इज अ हैवी मास एट द सेंटर। On account of large angle scattering of alpha particle by thin gold foil, Rutherford assumed that इस पूरे एक्सपेरिमेंट में रुथरफोर्ड ने कॉमनली ऑब्जर्व किया और बताया कि एटम का पूरा मास जो है वो इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है और इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज भी उसी पॉइंट पर है, जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। इन चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन इस बात को अच्छे से इंडिकेट करता है। ए इज अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रुथरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पहला मॉडल था जिसने बताया कि पूरा जो चार्ज होता है और मास जो होता है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जबकि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसी के आसपास घूमते रहते हैं।
ये सबसे पहला आइडिया रुदरफोर्ड ने दिया था। तो इसके ऑप्शन को हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द स्मॉल स्फीयर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड in it definite manner, so this cannot be the answer. B, negative charge is distributed uniformly, ये भी नहीं आंसर हो सकता। positive charge is distributed uniformly, again ये भी आंसर नहीं हो सकता। An atom has a positively charged nucleus and the negatively charged electron moves in the circular orbit around the nucleus, so D is the correct answer here. To explain his theory, Bohr used conservation of angular momentum. B is the correct answer. According to Bohr hypothesis, in which orbit electron revolves? According to Bohr hypothesis, electron can revolve only in those orbits having angular momentum which is multiple of h upon 2 pi. B shows the same, so B is the correct answer. According to Bohr model, an electron revolves around the nucleus is According to Bohr model, electron revolve around the nucleus is due to the quantum theory. D is a correct answer. An electron orbiting along a circular orbit has a linear momentum P is equal to nh divided by 2 pi r. Take r is equal to 10 raised to minus 15 meter. The value of P in the ground state is. अब यहाँ पर हमें मोमेंटम पता लगाना है और ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू हम ले लेंगे 1, h का वैल्यू होगा 6.625 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 34, 2 पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और r का वैल्यू हम लेंगे 10 रेस्ट टू माइनस 15 मीटर। अब देखिए जैसे 3.14 और 2 को कैंसिल करेंगे तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1, एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.054 एंड जब 10 रेस्ट टू माइनस 15 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 15 विच मेक्स इट एज 10 रेस्ट टू माइनस 19. सो 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 kg meter per second is your correct answer for the momentum. C is a correct answer. सो दोस्तों इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेवेंट खत्म होते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।